हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है डीएस एकेडमी चैनल में। दोस्तों, आप लोगों के समक्ष एक न्यू कोर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा का पूरा वॉच कीजिए। ये इस कोर्स का पहला वीडियो है, ये ओवरव्यू है, आप लोग देख लीजिए। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो फिर आप लोग इसके बाद भी वीडियो देखिएगा। ये फर्स्ट वीडियो है, आप लोग देखिए। तो दोस्तों, इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में, कि कैसे भारतीय संविधान बना और हमारी राज्य व्यवस्था क्या है। इस पूरे कोर्स को सीक्वेंस में स्टडी करेंगे दोस्तों, हम लोग सीक्वेंस में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम देवेश पांडे है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है पॉलिटिकल साइंस से। दोस्तों, ये हेल्पफुल रहेगी यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, अदर एग्ज़ाम के लिए भी। तो हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इस कोर्स में डिस्कस करेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना, तो इसका पूरा सीक्वेंस में चर्चा करेंगे। आप लोग धैर्य बना के रहिए। और कि कैसे संवैधानिक विकास होता है हमारे संविधान का, और इसकी शुरुआत होती है कैसे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है महारानी एलिजाबेथ से अधिकार प्राप्त करके इंडिया आती हैं और भारत में व्यापार करने के बाद उनकी इच्छा होती है साम्राज्यवादी। तो भारत की कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर देते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। सबसे पहले वो बंगाल में शुरुआत करते हैं। बंगाल पर कंपनी ने शासन अपना स्थापित कर देते हैं। बंगाल में कंपनी के शासन को कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड से समय समय पर अधिनियम भेजे गए और उनके द्वारा हमारे संविधान का विकास हुआ। इस पे हम लोग पूरे विस्तृत से पढ़ेंगे संवैधानिक विकास में। तो इसे हम संवैधानिक विकास में पढ़ेंगे। जैसे पहले हमारा टॉपिक आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके द्वारा काफ़ी कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। उसके बाद आएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद काफ़ी एक्ट आएंगे दोस्तों, जैसे सिंघिया एक्ट, जिनसे हमारा जो संविधान है वो डेवलप होता जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन जब समाप्त होता है, जब हमें आज़ादी नहीं मिली होती है, तो संविधान सभा की मांग होती है कि हमारा जो संविधान बनेगा वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो संविधान सभा पे डिस्कस करेंगे कि कैसे संविधान सभा की मांग हुई, इसमें कितने सदस्य थी, कितनी रियासतें थी, कौन रियासत इसमें शामिल हुई थी, कौन सी रियासत नहीं शामिल हुई थी। इस सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग का एक भी टॉपिक और एक भी फैक्ट छूटेगा नहीं। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि संविधान सभा का गठन और संविधान सभा में इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन रियासत भाग लेती है और कौन कौन रियासत भाग नहीं लेती हैं, इसको हम इसमें देखेंगे। फिर देखेंगे संविधान का निर्माण। इसमें जो हमारा संविधान है लगभग 60 देशों से मिलकर बना है। आप लोगों को भी पता है कि जो हमारा संविधान है 60 देशों से मिलकर बना हुआ है। जो संविधान के पिता मतलब संविधान के जनक हैं, वो भीमराव अंबेडकर हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी होंगे। इस पे हम लोग पूरा चर्चा करेंगे।
तो दोस्तों फिर देखेंगे कि संविधान के सोर्स के बारे में देखेंगे, संविधान के सोर्स के बारे में देखेंगे। भारत का जो संविधान लगभग 60 देशों से मिलकर बना है, लगभग 60 देशों से मिलकर बना है। तो इसमें हम संविधान के स्रोत के में पढ़ेंगे, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, रूस, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। ये सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के नज़र से इम्पोर्टेंट हो सके। उसके बाद हम संविधान के भाग पे बात करेंगे, जो 22 भाग हैं उस पे, अनुसूचियाँ के बात करेंगे, अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है दोस्तों, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 5 में क्या है, संघ की कार्यपालिका है। ये सब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे अनुसूचियाँ और अनुच्छेद देखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं तो तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं और आप संविधान को अच्छे से जानना चाहते हैं तो बस मेरी वीडियो को सीक्वेंस से देखिए। अगर आपको बहुत अच्छी पकड़ बनाना है तो मेरे वीडियो जो रहेंगे बड़े रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप रहेंगे और आपको समझने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों फिर उसके बाद हम लोग देखें संविधान संशोधन आदि के बारे में। तो हम लोग वीडियो के स्टार्ट से देखेंगे कि किस तरह से संविधान को कवर करेंगे और एक एक चीज़ कवर होगी, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, सीक्वेंस से कवर होगी। तो एक आप लोग फॉलो चार्ट बनाइए, ऐसे आप लोग फॉलो चार्ट बना लीजिए। समझने के लिए फॉलो चार्ट आप लोग भी बनाइए और समझिए कि कैसे क्या होता है। तो दोस्तों आपके सामने फॉलो चार्ट बना हुआ है, इसके माध्यम से समझ सकते हैं भारत का संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। पहला टॉपिक क्या था, भारत का संवैधानिक विकास। तो इसको हम लोग फॉलो चार्ट की वजह से देखेंगे, समझेंगे। तो संवैधानिक विकास जनरली होगा कैसे, तो इसमें 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन होता है। फिर 1858 से 1947 तक ताज का शासन या क्राउन का शासन के नाम से जाना जाता है। कंपनी के शासन और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन या क्राउन के शासन के नाम से जाना जाता है। कंपनी के शासन के दौरान क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं और ताज के शासन के दौरान क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं, इन पे ही चर्चा होगी और समझने में आसानी होगी फॉलो चार्ट के द्वारा। उन सभी को जानना ज़रूरी है दोस्तों कि कभी कभी सीधा पूछते हैं कि कंपनी का शासन कब से कब तक है। हम लोगों के एग्ज़ाम में कभी सीधा ही पूछ लिए जाते हैं कि कंपनी का शासन कब से कब तक है। तो दोस्तों 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन है और दूसरा जो है ताज का शासन 1858 से 1947 तक ताज का शासन या क्राउन का शासन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये सभी फॉलो चार्ट के माध्यम से समझना चाहिए। आप भी बनाइए फॉलो चार्ट और समझिए। दोस्तों ये सभी एक्ट जो इस पे लिखे हुए हैं सब पे चर्चा होगी। जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का सुधार एक्ट, 1784 का पीस इंडिया एक्ट और 1813, 1833, 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे ताज का शासन या क्राउन का शासन, जो ब्रिटिश शासन के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है। जैसे 1858 का भारत शासन अधिनियम और फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों कंपनी के शासन में क्या क्या प्रावधान और ताज के शासन में क्या क्या प्रावधान किया गया, कभी कभी दोस्तों सीधा पूछ लेते हैं ये चीज़। तो दोस्तों संवैधानिक विकास तक पहुँचे कैसे लोग, पहले ये संवैधानिक विकास तक हम लोग आए कैसे, ये देखेंगे।
वहाँ हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि संविधान का परिचय और बहुत कुछ। दोस्तों, संविधान का परिचय और संविधान के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास तक हम लोग पहुँचे कैसे। जैसे कि हम संविधान पढ़ रहे हैं, तो संविधान का परिचय अगर सिंपल भाषा में हम बता दें तो संविधान का मतलब होता है सभी के लिए समान कानून। क्या होता है? सभी के लिए एक समान कानून। या फिर हम कह सकते हैं, जैसे कि इसमें डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें डेफिनेशन लिखा है, संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। यानी सीधी बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके, सभी लोगों का शासन विकास हो सके, उन सभी के लिए संविधान की ज़रूरत है। वरना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबाने के लिए तैयार है। उच्च जाति निम्न जाति को, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को, तो सभी के अधिकार को समानता देने के लिए उनका राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विकास के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है। संविधान का मतलब होता है सभी के लिए समान कानून। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि संविधान का परिचय आप लोग समझ लिए होंगे कि संविधान का मतलब होता है सभी के लिए समान कानून। सबके हक की, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सबका विकास एक साथ हो, किसी का भेदभाव न हो। तो दोस्तों, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रहती है। विश्व में सबसे पहली लिखित संविधान जो है, यहाँ पे दोस्तों, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान जो है यूएसए का है, जो मार्च 1789 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1789 में लागू हुआ था। तो देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करें अगर, ब्रिटिश जब भारत आए तो देखिए ब्रिटिश भारत कब आए। पहले बात, ब्रिटिश सन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। धीरे धीरे इन्होंने भारत का प्रशासन अपने अधीन ले लिया। जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी आई केवल व्यापार करने के लिए, और ये कब आए? तो 1600 ईस्वी में आए। हुआ क्या दोस्तों कि इंग्लैंड की महारानी जो है एलिजाबेथ प्रथम का शासन चल रहा था वहाँ पे ब्रिटेन में। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन चल रहा था ब्रिटेन में। तो इनके शासन काल में वहाँ के कुछ लोगों ने एक कंपनी बनाई। क्या बनाई? तो एक कंपनी बनाई, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते थे या बोलते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। इस कंपनी में स्टार्टिंग में 217 क्या? तो 217 पार्टनर थे। इसका पहला गवर्नर जो था थॉमस स्मिथ था। कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पहला गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ था। ठीक है दोस्तों, तो एक कंपनी बनाई गई। उस कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से पूर्वी देशों में, केवल भारत में नहीं दोस्तों, पूर्वी देशों के साथ भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। क्या किया? पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 1600 ईस्वी में, जो ब्रिटेन की महारानी थी। और महारानी ने अधिकार दिया, स्टार्टिंग में अधिकार दिया गया था ओनली 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? ओनली 15 वर्षों के लिए ये अधिकार दिया गया था पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए। ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ अंग्रेज़ों
ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों भारत में व्यापार करने के परमिशन दी थी। तो कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार करना था। क्या था? तो कंपनी का मूल उद्देश्य की अगर बात करें हम तो केवल व्यापार करना था। लेकिन यहाँ पे जब आए तो व्यापार तो कर ही रहे थे, प्रारंभ था, लेकिन किसी तरह से व्यापार से शासन करने लगते हैं। वो किसी वजह से वो व्यापार करते करते वो शासन में अपनी रुचि दिखाने लगते हैं। पर आप लोगों को चर्चा काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद संवैधानिक विकास पे हम बात करेंगे कि संवैधानिक विकास जो है कैसे कैसे होता है, कितने अधिनियम हैं, कौन कौन से अधिनियम ऐसे होते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन की शुरुआत होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन सी बातें यहाँ पर हम आपको बताने जाएं कि तो देखते देखते भारत में किस तरह से व्यापार की शुरुआत होती है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को कुछ हिस्ट्री का पार्ट देखने को मिलेगा, बताता हूं, और किस तरह से ईस्ट इंडिया का भारत में व्यापार शुरू होता है, और इसमें हम लोग ये देखेंगे। इसमें होता है ये है कि अंग्रेज भारत आते हैं। भारत में उस समय मुग़लों का शासन चल रहा होता है। वो मुग़लों से व्यापार करने की परमिशन मांगते हैं। जैसे कि अगर देखेंगे कि पहला राजदूत आया था वो था कैप्टन हॉकिंस आता है पहला राजदूत, और जहांगीर से परमिशन मांगता है व्यापार करने की। लेकिन जहांगीर परमिशन नहीं देता है। क्या करता है? जहांगीर परमिशन नहीं देता है। जहांगीर जो है वो परमिशन नहीं देता है। फिर दूसरा राजदूत आता है, उसका नाम है सर टॉमस रो। क्या है? तो सर टॉमस रो है। वो फिर व्यापार करने के लिए अनुमति मांगता है, परमिशन मांगता है। तो कुछ परमिशन उसको मिलता है। वो लगभग वो जो आया था कैप्टन हॉकिंस, वो 3 सालों तक यहाँ पे था, लेकिन वो असफल रहा, परमिशन नहीं ले पाया। तो उसके बाद महारानी एलिजाबेथ का जो खास था सर टॉमस रो और विश्वासपात्र था, वो यहाँ पे उम्मीद लगा के आया कि मैं आज्ञा पत्र या परमिशन या अनुमति लेकर व्यापार करने की भारत से जाऊंगा। तो वो आता है सर टॉमस रो, और वो कुछ दूर पैदल भी चलता है जहांगीर के साथ। उसके बाद परमिशन उसको मिलता है कुछ जगह पे व्यापार करने का। इन दोनों के आने से मुग़लों पे जो था थोड़ा प्रभाव पड़ा, तो अंग्रेजी कंपनी व्यापार करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा व्यापार करने की अनुमति मिली उनको जहांगीर से, सर टॉमस रो को। तो अंग्रेजी कंपनी जो थी वो व्यापार करना शुरू कर देती है। और इन सभी ने 3 प्रेसिडेंसियाँ भी बनाई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ बनाई थी। भारत में एक प्रेसिडेंसी थी मद्रास में, एक थी बंगाल में, और एक थी बॉम्बे में। यानी कि 3 बड़े शहरों में शासन करते थे। इनका व्यापार चलता था। तो देखें कैसे शासन की शुरुआत की दोस्तों, देखते हैं कैसे शासन की शुरुआत की। तो अब तक जो भी बताया वो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि अगर आप लोगों को कोई वर्ड या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है दोस्तों, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, उसमें सुधार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो उसमें सुधार। तो शुरुआत होती है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल में जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। बंगाल की प्रेसिडेंसी थी वो कलकत्ता में थी, और वहाँ के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक, क्लाइव थे। अब ये बंगाल का शासन चल रहा था। तो शुरू होता है ये है कि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने राज्य की आंतरिक, जो ये अंग्रेज लोग थे वो राज्य की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। लॉर्ड क्लाइव जो थे अंग्रेज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो राज्य की आंतरिक
आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। नवाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। नवाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो नवाब इससे गुस्सा हुआ। इससे क्या हुआ? गुस्सा किया और गुस्सा हो गया। देखे हुआ क्या था कि नवाब की एक मौसी थी। नवाब की एक मौसी थी, उनका नाम घसीटी बेगम था। क्या था? सिराजुद्दौला की एक मौसी थी, उनका नाम घसीटी बेगम था। और उनका मतलब उनके मौसी का एक लड़का था, उसका नाम शौकत जम था। क्या था? शौकत जम था। और घसीटी बेगम और शौकत जम और उनका सेनापति मीर जाफ़र, ये सभी लोग जो थे ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से जलते थे, नवाब को हटाना चाहते थे। और ये सभी लोग नवाब को हटाना चाहते थे। सभी लोग मिल जाते हैं जाके किससे? ये मिलते हैं लॉर्ड क्लाइव से। कौन कौन मिलता है? तो मीर जाफ़र मिलता है जो सेनापति था इनका, और इनकी मौसी जो थी घसीटी बेगम, और मौसी का जो लड़का था वो था शौकत जम। ठीक, ये जाकर लॉर्ड क्लाइव से मिल जाते हैं। और लॉर्ड क्लाइव और इन सभी के साथ साठगांठ के फलस्वरूप सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? षड्यंत्र करने लगते हैं। जब इस बात का पता चलता है बंगाल के किसको? नवाब को पता चलता है। नवाब को पता चलता है तो बंगाल के नवाब को तो वो क्या करता है कि उनके सेंटर पर, जो ये बंगाल का नवाब है वो ये लॉर्ड क्लाइव के सेंटर पर जो कलकत्ता में था उस पर ये अधिकार कर लेता है। क्या करता है? सिराजुद्दौला जो है ये लॉर्ड क्लाइव के सेंटर पे मतलब कि प्रेसिडेंसी पे बंगाल के जो कलकत्ता में थी वहाँ पे जाके अधिकार कर लेता है ये नवाब। और उनके जितने भी जहाज थे उन सभी पर अधिकार कर लेता है। नवाब गुस्से में आ जाता है, अंग्रेज़ों के व्यापारिक केंद्रों पर अधिकार कर लेता है। इससे क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं बहुत क्रोधित होते हैं। तो अंग्रेज बहुत गुस्सा आता है और अपनी दूसरी प्रेसिडेंसियों से, जैसे मद्रास हुआ, बॉम्बे हुआ, मेनली जो मद्रास में प्रेसिडेंसी थी उसका सेना जो है बुला लेती है ये कलकत्ता बंगाल में और नवाब को चैलेंज कर लेती है। तो ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिएगा। तो नवाब और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होगा। उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। उसी युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 को हुआ। और यही युद्ध निर्णायक भी है, जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की भी स्थापना हो जाएगी और शुरुआत होगी। ये लोग आते तो व्यापार करने के लिए, जो अंग्रेज थे, लॉर्ड क्लाइव थे, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है केवल व्यापार करने के लिए। और इस युद्ध को जीतने के बाद वो लोग बंगाल में शासन का अधिकार जो प्राप्त कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इन दोनों युद्धों के बारे में आपको, जैसे कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध है, इस पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लंबी होगी, इंटरेस्टिंग नहीं होगी, तो थोड़ा सा भी अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे बक्सर युद्ध और प्लासी युद्ध के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय, सी यू। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।